और आवश्यकता पर डिपेंडेंट हो गया है ये 60% आवर्तमान समाज। उनको जरूरत पड़ेगी तो वो आपका इस्तेमाल करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं करेंगे। और कि जब देश में चातुर्वण्य व्यवस्था थी तो उस समय पिछड़े वर्ग का नाम नहीं था। फिर जब वो व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर के बाद समाप्त हुई तो एसटी, एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग कहलाने लगे, वो कहलाते कुछ नहीं थे और बाकी अपर कास्ट हो गया। अब इसमें हुआ ये कि पिस गए हैं वो बीच में, जबकि आबादी उनकी 60% है और वो बहुत समर्थ हैं, खेती करते हैं, धनी भी है, गरीब भी है, लेकिन धनी भी है, शौर्यवान भी है, राज्य भी बहुत रहे हैं। जो होलकर राज्य है वो पिछड़ों का ही था, जो गायकवाड़ सिंधिया राज्य कुर्मियों का था, ज्योतिरादित्य सिंधिया कुर्मी है तो इनका कुर्मियों का राज्य था। तो इसलिए एक समय ऐसा आ गया, और पहले भी ऐसा था, राजा मेहर गुर्जर थे, तो इसलिए एक समय ऐसा था जब पूरे देश में ये एक राज्य करने वाला समुदाय था, लोधियों का राज्य था बहुत बड़ा रीवा। तो ये कुल मिलाकर के राज्य करने वाला समुदाय भी रहा और खेती वाला भी रहा, शौर्यवान भी रहा, विद्वान भी रहे। और आज भी लड़के लड़कियों को पढ़ने का जैसे ही मौका मिला है पिछड़े वर्गों की, तो बहुत तेजी से उनमें दौड़ लगा दी। बस गड़बड़ कहाँ हो गई है कि भारत में जब से आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई है तो आप पूरी तरह से मूड पे छोड़ दिए गए हैं नेताओं, मूड और जरूरत। ये माइक खराब है। फिर विदेश में गई 16 साल की उम्र से 20 साल की उम्र तक, बहुत करीब 60-70 देशों में गई। वहाँ भी लोग यही कहते थे कि हमारी जिंदगी बदल गई, और मुझे समझ में नहीं आता था कैसे बदल गई और क्यों बदल गई। छोटी थी तो जो माँ बाप थे वो तो गुरु मानते थे, और जो बच्चे थे वो बराबर की उम्र के थे तो खेलते थे मेरे साथ में, हम लोग मतलब कुछ ना कुछ करते रहते थे। फिर लौटी में गाँव, फिर खुली नहीं आंखें जब मेरी माँ ने कहा कि गाँव आओ, मेरे पास रहो 1 साल। तो जो मैंने अफ्रीका में देखा, तब अफ्रीका के अधिकतर देश गोरों के अधीन थे। जो मैंने अमेरिका में भी देखा, घेटोज में, वहाँ जो अफ्रीकी मूल निवासियों के लिए जो अलग मोहल्ले बना दिए गए थे उनको घेटोज कहते थे। इंग्लैंड में भी मैंने देखा, तो मुझे लगा कि बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। ये कहने के लिए ये पूंजीवादी देश पिछड़ेपन में समानता है। फिर मेरे को प्रवचन पर विश्वास हो गया, भगवान पर नहीं, प्रवचन पर, उपदेशों पर। मुझे लगा कि मैं कितनी बड़ी बात करती हूँ, अहंकार छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मैं अहंकारी हूँ, क्रोधी हूँ, अकड़बाज हूँ, तो मेरे को उपदेश देने का अधिकार नहीं है। राजनीति में आ जाऊंगी ये नहीं सोचा था, नेताओं से बिल्कुल परहेज रहता था। खाली राजमाता विजया राजे सिंधिया जी थी, उन्हें 8 साल की उम्र से ही एक प्रकार से अपनी गोद में ही रख लिया था मुझे। उनकी वजह से बहुत अन्य विचारधारा, हिंदुत्व विचारधारा के संगठन के लोग भी मिलने लगे। तो जब गांव में पहुंची माँ के पास रहने के लिए, माँ खत्म हो गई 1 साल के बाद, तब आँख खुल गई, डिस्पैरिटी समझ में आई, अन्याय समझ में आया, शोषण समझ में आया। पहले मैंने गांव में ही किया थोड़ा सा, और मैंने उसको सफलता पाई। और उसका कारण ये है कि सफलता कैसे पाई, लैंड रिफॉर्म्स लागू हुआ, अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, भू सुधार लागू हुए। तो जो गरीब पिछड़े वर्गों के लोग थे उनके पास मान लीजिए 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, तो वो कब्जे के छुड़ा लिए उन्हें, और तो वो कब्जे के उसमें क्राइटेरिया में आ गया, उसकी उतनी जमीन 2.5 एकड़ से ज्यादा, तो आप उसकी छुड़ा रहे हो और आप दलितों को दे रहे हो, और दलित और पिछड़े में संघर्ष पैदा कर रहे हो। मेरा नहीं, ये नहीं करो। अब मेरी उम्र क्या थी, 20 साल की, लेकिन हाँ मैं बहुत वैभवशाली थी, बंगला था, गाड़ियाँ थी, गाड़ी खुद चलाती थी,
तो अब क्या हुआ, ड्राइवर भी दे देगा उन्हें, गाड़ी चलाने का शौक था, तो थोड़ा सा अधिकारी लोग आतंक में भी रहते थे। अब क्या हुआ, मुझे समझ में ही नहीं आया कैसे मानेंगे। एक दिन मैंने अपने ही गांव का एक मसला सुलझाने के लिए एक ही बस आती, तो उनको चौहान बस कहते थे। मैंने कहा चलो ना सब इसमें बैठ के चलो, एलजीएम का घर घेरते हैं। अब एलजीएम मेरी सहेली के ही पिताजी थे, और सिविल लाइन वाले हमारे घर के सामने ही उनका बंगला था। उनको बस में ऊपर नीचे बैठ के 100-150 बैठ गए, और कुछ तो मेरी गाड़ी में बैठ गए 10-15 एम्बुलेंस पहुंच गया। और जो गरीबों की 1-1, 2-2 एकड़ जमीन उन बेचारों ने कब्जा करके और खुद पत्थर लगा करके अपने हाथ से कुआं खोद खोद के बना ली थी, वो बच गई। वहां से पॉपुलरिटी बढ़ी कि कोई है लड़की, गाड़ी चलाती है, अंग्रेजी बोलती है और ऐसा काम करती है, और नाम बहुत था कि बाहर जाती है, विदेश में जाती है, प्रवचन करती है। और मेरे को अपनी माँ नहीं भूलती थी, तो माँ देखने लगी मुझे सब में। बस फिर क्या था, राजमाता जी आ गई, चलो चुनाव लड़ो, आप और अच्छे तरीके से बात उठाओगी। तब समझ में आया जब वहाँ संघर्ष हो गया। पटवा जी सीएम बने, पटवा जी के सीएम बनने से करीब 3 महीने पहले मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई। तो मैंने कहा पूरा लैंड रिफॉर्म रद्द करो। दूसरा मैंने कहा जो भाजपा के कार्यकर्ताओं पर केस बने वो रद्द करो। तीसरा पंचायत के चुनाव आ गए, बाद में कोर्ट का स्टे आ गया था, तो मैंने शुरू कर दिया पिछड़ी जातियों के नाम पे ये ब्लॉक कर दो, वो ब्लॉक कर दो, क्योंकि तब पिछड़ी जाति के नाम पे रिजर्वेशन नहीं था। तो मैंने कहा रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, रिजर्वेशन ST-SC के लिए पर्याप्त है, आप बिना रिजर्वेशन के लिए पिछड़ों को उनका हक दीजिए। तब समझ में आया कि मामला गड़बड़ है, बहुत बड़ा सीरियस। तो लड़ाई तो इतनी बड़ी हो गई थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं बताने नहीं चाहती। पटवा जी चीफ मिनिस्टर थे, मेरी उम्र 27 साल की थी, मैं सांसद थी, लेकिन ऐसा कोई ईर्ष्या नहीं थी उनको मुझसे, वो मुझसे चिढ़ गए। लेकिन अब जो हुआ उसका अंत ये हुआ कि इतने अयोध्या आंदोलन शुरू हो गया, मैं अयोध्या पहुंच गई, मैं जेल में से निकल के भाग गई, बाल मुड़वा के लड़का बन के बांदा की जेल से। और मुलायम सिंह ने कहा कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, और मैं केसरिया झंडा लेके अयोध्या की सड़कों पर मार्च कर रही थी हजारों लोगों को लेकर के। लड़ाई रोटी से राम पे पहुंच गई। फिर मुझे एक बहुत अच्छे नेता है, समाज सुधारक नेता, उन्होंने मेरे को कहा कि आपका मूल तत्व क्या है, क्योंकि उन्होंने देखा कि आई शॉट टू फेल। और हालत ये हो गई कि बिना अनाउंसमेंट के अकेले रिक्शे पे अनाउंसमेंट हो जाए तो लाख लोग, उन्होंने कहा सोशल चार्टर तैयार करो। अडवाणी जी इस मामले में बहुत गहरे गंभीर दार्शनिक व्यक्ति थे। हमने एक सोशल चार्टर प्रस्तुत किया बंगलौर में 93 अप्रैल में, मैं युवा मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। सुषमा ने उसको प्रस्तुत किया, मैं वो उनकी प्रस्तावक थी, मैं उसकी समर्थक थी। और मैंने कहा कि हम भारत के पूरे पिछड़े दलित, आदिवासी और सर्वहारा वर्ग को साथ लेकर चलेंगे, और राम राज्य की स्थापना को हम, राम राज्य की कल्पना को हम पूरा करेंगे। बस उसके बाद अब नई पहचान शुरू हो गई। अब नीतीश पूछ रहे तुम्हारी जात क्या है, लालू पूछ रहे तुम्हारी जात क्या है। पहले मुझे सब ब्राह्मण समझ रहे थे, मुलायम सिंह जी पूछ रहे कौन सी समाज की हैं, ऐसे करके शुरू हो गया। रामविलास पासवान पूछ रहे, अब वो एक नई बात शुरू हो गई, अब देखो तुम राम मंदिर में तो लगी हो लेकिन हो हमारी। अब ये सब शुरू हो गया, तो हम कहते नहीं, सब अपने ही उनको कहती थी। उसके बाद में 96 में देवगौड़ा जी इस बिल को रख रहे। अब मैं आती हूँ आरक्षण, पूरी पार्लियामेंट में ही खुशी की लहर थी, और ये था कि एक मत से पारित किया जाएगा, मतलब निर्विरोध ये प्रस्ताव पारित होगा, और ये देश थपथपा के पहले हाथ उठा देंगे और फिर देश थपथपा देंगे। इतनी खुशी, तो हम भी खुश, क्योंकि सब मिक्सचर था ना मेरे अंदर। मैं महिला भी थी, मैं अपर कास्ट भी थी, मैं बैकवर्ड भी थी, क्योंकि मैं प्रवचन भी करती थी ना पहले, तो वो माइंड सेट वैसा था। तो अब क्या होगा, मेरे पीछे, आज मैं उसका नाम लूंगी, मेरे पीछे बैठे थे गंगाचरण राजपूत,
आगे की लाइन में नेता लोग बैठते ना, पीछे में बैठे थे, खाली डिवीजन के टाइम पे अपनी अपनी सीट पे जाना पड़ता है। तो ठीक मेरी सीट के पीछे थे। तो उन्होंने मेरे कंधे को कहा, दीदी। मैंने कहा क्या है? बोले आज देवगौड़ा जी क्वेश्चन आवर खत्म होते ही महिला आरक्षण बिल पेश करने वाले हैं। हमने कहा हम तो खुद ही इसलिए बैठे हैं, खुशियां मनाएंगे। अरे बोले आप समझ नहीं रहे क्या, इसमें ओबीसी एसटी एससी का मामला क्लियर है ही नहीं, और ये सारी सीटें अपर कास्ट के लिए रिजर्व होती जाएंगी। जो सीटें हैं वो उनकी महिलाओं के लिए है, पहले पुरुषों के लिए थी, अब महिलाओं के लिए हो जाएंगी, और ये डोमिनेशन कभी खत्म नहीं होगा। खड़े होइए, आप बोलिए यहाँ पे। अब मैंने कहा कि वो देवगौड़ा जी को मैं क्या बोलूं, क्योंकि तुम अभी रटा रहे हो मुझे। हाँ, संवेदना जग गई मेरी, तुरंत संवेदना मतलब इमोशंस तो जग गए, एक्सप्रेशन न बोलने आवे मुझे। तो मैंने कहा मैं जो बोल रहा हूँ ना आप इसको बोलो। तो मैंने कहा कि तुम बोल दो। तो बोले नहीं, देवगौड़ा जी खड़े होंगे ना और कान पे हियरिंग एड लगाएंगे नहीं तो उनको हिंदी समझ में नहीं आएगी, आप अंग्रेजी में बोल दो खड़े होके। अच्छा, पार्लियामेंट सन्नाटे में थी, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, भारी खुशियां मनाई जा रही थी, महिला आरक्षण विधेयक आ रहा है, और मैं खड़ी हो गई। देवगौड़ा जी खड़े हो गए और मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा सर प्लीज। तो स्पीकर ने पूछा प्राइम मिनिस्टर से, डू यू यील्ड, क्या तुम झुकते हो? प्राइम मिनिस्टर ने कहा यस, तो बैठ गए। तो मुझे स्पीकर साहब ने कहा बोलिए आपको क्या बोलना है। मैंने कहा मुझे ये बोलना है कि इसमें एसटी एससी और ओबीसी का क्लियर नहीं है, ये स्पेशल प्रोविजन हो रहा है। अब मेरे को अपने आप भगवान विराजमान हो गए जीत के ऊपर। फिर महिला जरूर ने कहा था वो तो बोल दिया, अब आगे मेरा शुरू हो गया। और मैंने कहा कि नहीं, ये दिस इज ए वेरी स्पेशल प्रोविजन इन द स्पेशल प्रोविजन। तो आप इसमें एसटी एससी और ओबीसी का जब तक क्लियर ना हो आप प्रस्तुत मत करिए सर, नहीं तो प्रस्तुत हो गया होता तो फिर नहीं रुक सकता था। वो मैं कहूंगी कि वो कोई इतिहास था जो रचा जा रहा था। देवगौड़ा जी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं उमा भारती के सेंटिमेंट का आदर करता हूँ, मैं बिल्कुल प्रस्तुत नहीं करूंगा, मैं स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दूंगा और कमेटी सबका पक्ष सुनेगी, फिर दोबारा ये बिल आएगा। फिर तो जो पार्टियां थी, हंगामा हो गया पार्लियामेंट के अंदर के, जो का कर दो उमा भारती ने आप बात को। और उन दिनों टेलीमीडिया हमारे प्राइवेट चैनल के भाई लोग नहीं थे ना उन दिनों, नहीं तो ये लोग पूरा दिखा देते मेरा। सरकारी दूरदर्शन था, कंट्रोल में था सरकार के, अखबार पूरी तरह से अपर कास्ट डोमिनेटेड थे, तो आया लेकिन कम आया। ये आया कि रुक गया, किसने रोका? ये दबाया गया, पूरी प्लानिंग से दबाया गया। उसमें तो बहुत जम के मेहनत लगी थी कि नाम नहीं आने देना, लेकिन रिकॉर्ड में है ना कि मैं खड़ी हुई थी, वो तो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है, पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है वो। तो मैं बाहर आ गई क्योंकि अटल जी को लगा कि बहुत हंगामा हो गया, तो हाउस एडजर्न हो गया। अटल जी ने प्रस्ताव रखा, अटल जी हमारे नेता प्रतिपक्ष थे और देवगौड़ा जी की सरकार थी और कांग्रेस उनका समर्थन कर रही थी कि रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए हाउस। तो बाहर जब पहुंची सारी पार्टी की महिलाएं मुझे घेर गई, बहुत मार पड़ेगी, बहुत पत्थर पड़ेंगे, बिगाड़ दिया ना पूरा मामला, क्या जरूरत थी ये बोलने की। इतने में अटल जी मेरे पास में आए, उन्होंने कहा बेटा क्या हो गया? मैंने कहा अभी आपकी 13 दिन की सरकार गिरी है, अभी फिर चुनाव में जाएंगे हम 1-1.5 साल में, क्योंकि ये सरकार की तो अकाल मृत्यु होगी, ये चलेगी नहीं, ये तो मिली जुली सरकार है, केमिकल बैलेंस नहीं, ये चलेगी नहीं। तो आप वोट कैसे मांगोगे? पूरे देश को साथ लेकर चलना है, तो पिछड़ा पावे 100 में 60, ये जो 60% लोग हैं इनको कैसे इग्नोर कर सकता है? तो मुझे ये बोलने का अधिकार दीजिए। आजादी की तो मैंने बात ही नहीं की, मेरी आजादी कौन छीन सकता है, लेकिन उनका नहीं, अधिकार दीजिए मुझे ऐसा इसको बोलने का। तो फिर उन्होंने सबको शांत किया, कमेटी बनी, डॉक्टर गीता मुखर्जी उसकी अध्यक्ष बनी, उसमें हमारे पिटीशन जाते रहे। पिटीशन के समय तो बहुत मजा आता था, हम अलग हो जाते थे और वो अलग हो जाते थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। फिर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मैं उठाऊं तो उसमें भी यही हाल हो जाए, कुछ लोग साथ दें कुछ ना दें। फिर वो देवगौड़ा जी की सरकार ही गिर गई। फिर हमारी सरकार आई, वो कॉलिजन पॉलिटिक्स की थी, तो नीतीश आरक्षण के समर्थक थे, तो चंद्रबाबू नायडू आरक्षण के समर्थक थे, तो मतलब ओबीसी आरक्षण के, ममता बनर्जी ओबीसी आरक्षण की समर्थक थी और वो सरकार को समर्थन दे रहे थे। तो हमारी सरकार को बिल टेबल की ही नहीं दोनों बार। फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, तो जैसे मनमोहन सिंह जी थे मेनू की पता नहीं क्या हो गया, वो तो पहले मतलब वो तो हिम युग था, मैं उसको आईसीएच बोलती हूँ, तो वो हिम युग आया था।
बर्फीला युग आ गया था, पूरे देश में बर्फ की परत छा गई थी। तो वो आ गए 10 साल, तो कोई जिक्र नहीं हुआ। अभी आया प्राइम मिनिस्टर के सामने जिक्र हुआ है जब मोदी जी के साथ 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर थी, तो कैबिनेट में हमारी कैबिनेट की एक दो महिलाएं जिक्र करती थी कि इसको लाइए आप, तो मैं तुरंत बोलती थी प्रधानमंत्री जी ये एनडीए की सरकार है, भले ही बीजेपी का बहुमत है, लेकिन एनडीए के हमारे 2-3 पार्टनर इसमें अपना अलग मत रखते हैं। तो वो समझ जाते थे मैं क्या इशारा कर रही हूँ, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ थे और नीतीश कुमार हमारे साथ थे। तो वो मुझे कहते थे हाँ उमा ठीक है सब लोग शांत हो जाओ, चलो कैबिनेट के अगले एजेंडा पे बात करते हैं। और वो नहीं आ पाया। अब की बार प्रधानमंत्री जी को एक अच्छी बात सूझी कि नई पार्लियामेंट लग रही है, नया भवन है, तो मंगलमय प्रवेश के साथ हो, महिलाओं के आरक्षण के साथ हो। अब आप कहेंगे कि इसमें वो ओबीसी क्यों भूल गए? आपको लगता है प्रधानमंत्री भूल सकते हैं? प्रधानमंत्री सिर से पांव तक बुद्धि है, बुद्धि, और उनके साथ एक टीम काम करती है जो उनको पल पल की खबर देती है, और उसमें जो जरूरी होता है उसकी स्क्रिप्ट तो सामने रख दी जाती है 2 लाइन में, तुरंत इमीडिएट। वो सबसे ज्यादा बहुसूचित प्रधानमंत्री है दुनिया के, जिनसे कोई सूचना छूट नहीं सकती। और वो बुरा केस है जिसने नींद जीत ली हो, नींद जीत ली है उन्होंने। तो इसलिए उनको रात में 2 बजे भी कोई चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, ही विल गेट इट और वो इसको मांगेंगे वो इस इंफॉर्मेशन को, वो भूले नहीं। भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक तौर पर पिछड़ों को टिकट देगी, तो आरक्षण की जरूरत, क्योंकि वो स्वयं भी पिछड़े वर्गों के हैं। तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो पिछड़े वर्गों के 2-4 लोग हैं, बस इतने ही है, नीचे बहुत दिक्कत आती है। और इस बात को आप अगर समझाना है तो मध्य प्रदेश एक टेस्ट केस बन सकता है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं, अभी ये प्रयोग हो सकता है। आप अधिकतम टिकट पिछड़ी जाति की महिलाओं को दे दीजिए, अधिकतम टिकट दे दीजिए बिना आरक्षण के। किसने कहा आरक्षण? जो महिलाओं को टिकट मिले हैं पिछले चुनाव में, वो क्या आरक्षण के कारण मिले? ये जो भोपाल में एक महिला विधायक है, वो क्या आरक्षण के कारण मिली है? अनारक्षित सीटों पर महिलाएं लड़ी हैं, तो दे दीजिए 33% ST SC OBC महिलाओं को, और उसमें 23% ST SC का कर दीजिए, 27% OBC का कर दीजिए, 50% अलग कर दीजिए महिलाओं के लिए, कर दीजिए ये प्रयोग। इसमें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, इसमें तो अपनी आकांक्षा की जरूरत है कि हमारी इच्छा होनी चाहिए। अब मैं अपने आप को भगवान नहीं मानती, आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपने आप को एकदम बुद्धू चंद मानती। और दूसरा, मैं फलाफल नहीं सोचती कि मुझे बोल रही हूँ उसके बाद क्या होगा। मुझे लगता है कि जो होगा वो देख लेंगे। मैंने एक जगह है पाली और एक है मानपुर, शहडोल जिले में है। अब तो वो जिला अलग हो गया, डिंडोरी और सब अलग हुए ना। बहुत पहले की बात बता रही हूँ मैं, 2003 की। तो वहां से मैं निकली मेरी यात्रा, तो पाली के लोग मांग कर रहे थे मीना सिंह को टिकट दो, और कुछ लोग मांग कर रहे थे ज्ञान सिंह को टिकट दो, दोनों आदिवासी थे। अब पाली रिजर्व थी, मानपुर अनरिजर्व थी, और दोनों सगे मामा भांजी थे। तो कोई कहे ज्ञान सिंह को टिकट दो, कोई कहे मीना को टिकट दो, जो अभी मंत्री है मीना। तो मुझे पता नहीं क्या सूझा, मैंने कहा ऐसा करते हैं, पाली से मीना को लड़ाएंगे और मानपुर से ज्ञान सिंह को लड़ा देंगे। तो मुझे मंच के पहले मेरे नेताओं ने इशारा किया कि मानपुर रिजर्व नहीं है। मैं तो उसे क्या फर्क पड़ता है, ज्ञान सिंह ने संसद का चुनाव लड़ा, वो सांसद भी बने। तो इसलिए हम प्रयोग भूमि बना सकते हैं मध्य प्रदेश को। चुनाव सामने है, ये जो कांग्रेस ने समर्थन किया, इसमें मीडिया में एक जगह छपा, सबने नहीं कहा। आजकल क्या हो गया है, ये जो जब से मोबाइल आ गया ना, तो खास इन्फॉर्मेशन लोग निकाल लेते हैं, तो उसकी डिटेल नहीं निकालते। उन्हें ये पता नहीं है कि मैंने ओबीसी रिजर्वेशन की बात अभी नहीं कही है। मैंने ही ओबीसी रिजर्वेशन की बात की शुरुआत की है विधायिका में। इसके पहले मंडल कमीशन के बारे में वीपी सिंह जी इसको कार्यपालिका में लाने की बात कर चुके थे, न्यायपालिका में अभी भी नहीं है, और विधायिका में लाने की बात मैंने शुरू की देवगौड़ा जी के टाइम पर।
तो ये बात लोग कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के सुर में सुर मिला रही हूँ। नहीं, कांग्रेस मेरे सुर में सुर मिला रही है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी एक सुर थे उस समय पर कि ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देना है, कोई जरूरत नहीं है इसकी, बिना इसके पास करो। तो किसी ने नहीं कहा कि कांग्रेस और भाजपा एक है। अब मेरे को बदनाम करना है ना, मेरी धार कम करनी है। किसी तलवार की धार कम करनी हो तो ऐसी तरीका होता है, उसको घिसो ज्यादा, धार कम हो जाएगी उसकी, मतलब इस ढंग से घिसो कि उसकी धार मोटरी हो जाए, ऐसे रगड़ो उसको। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा, आज मीडिया बैठा है यहाँ कि ओबीसी को नहीं मिलना, इसमें भाजपा और कांग्रेस 96 में एक थे। ओबीसी को मिलना ये मैंने कहा और मुझे दोनों ने फटकार लगाई और लड़ते ही रहे स्टैंडिंग कमेटी के सामने, दोनों पक्ष की महिलाएं मुझसे, दोनों पार्टी। आज कांग्रेस ने कहा है मजबूरी में, क्योंकि बिहार में और उत्तर प्रदेश में उनका सफाया हो गया है, इस वर्ग के बिना वो नहीं खड़े हो पाएंगे। मैंने किसी वोट के लालच में नहीं कहा था, मैं तो ये सोच रही थी कि आज के बाद मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मैंने पार्टी का व्हिप का वायलेशन कर दिया था। पार्टी का व्हिप था कि सबको वोट डालना है और मैंने आपत्ति कर दी कि नहीं, ये बिल आनी नहीं चाहिए। लेकिन उस समय नेता ऐसा था ना, खुशबू और मिठास से भरा हुआ, समुद्र के जैसा गहरा, आसमान के जैसा ऊंचा, अटल बिहारी वाजपेयी। अब वो बाहर आ गए, बेटा क्या हुआ? कोई व्हिप लागू नहीं हुआ, मतलब व्हिप का मतलब होता है चाबुक नहीं पड़ा मेरे ऊपर। व्हिप का तो हिंदी में हर चाबुक ही होता है। अब जो बात मैंने उठाई है, अभी मैं सांसद नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे व्हिप के डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। अब मेरे मन में ये बिल्कुल नहीं है कि मोदी जी को कमजोर कर दिया जाए, नहीं, कहीं नहीं, या शर्मिंदा किया जाए, बिल्कुल नहीं है। अब मेरी स्थिति लक्ष्मण की जैसी हो गई। जब दुर्वासा ऋषि मिलने आए थे ना भगवान राम को, क्या अकेले में बात करनी है, तो उन्हें शर्त रखी कि बीच में आके कोई विघ्न डालेगा तो उसकी सजा मृत्यु दंड होगी। नहीं, यमराज आए थे बात करने भगवान राम से कि जब नर देह आपने धारण की है तो आप छोड़नी भी पड़ेगी, लीला पूरी करिए और लीला को समेटिए, क्योंकि आपने नर देह धारण किए ना, मनुष्य की देह, तो इसकी मर्यादा है कि इसका एक दिन शरण होना है। तो यमराज बात करने के लिए आए कि वो कैसे जाएंगे, विधि क्या होगी, आप शरीर कैसे छोड़ेंगे, सब व्यवस्था के लिए बातचीत हो रही थी। तो यमराज ने वो शर्त रखी कि कोई आना नहीं चाहिए, उसका मृत्यु दंड हो जाएगा। इतने में दुर्वासा जी आ गए बाहर, और दुर्वासा जी कहने लगे कि मुझे तो अभी अंदर जाना है। तो लक्ष्मण जी ने उनको रोका, बाहर थे लक्ष्मण जी पहरे पे। तो दुर्वासा ने कहा कि अगर तूने मेरी खबर अंदर नहीं दी तो मैं पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी चले गए अंदर, क्योंकि उन्हें अयोध्या बचानी थी। तो वो अंदर चले गए और वो कहने लगे बिगड़ेगा उसका जो कुछ बनाने का सोचता हो। जो व्यक्ति अपने जीवन में खूब छक के बैठा हुआ हो, 6 साल की उम्र से विकसित हो गए, 30 साल की उम्र तक पूरी दुनिया घूमे आए। जब शादी की बात चली 21 से 27 के बीच में, तो बहुत अच्छे जगहों पर बात चल रही थी। मैंने ही मना किया, पहले हाँ कर दूं फिर ना कर दूं, ऐसा बहुत हुआ। एक बार तो बाराती लौटा दी और संन्यास ले लिया। उसके बाद में मिनिस्टर बनी, 11 साल चीफ मिनिस्टर बनी, और मैं हारी नहीं, मुझे चीफ मिनिस्टर से हटाया नहीं गया, मैंने खुद छोड़ दिया। फिर पार्टी ने निकाल दिया, फिर ले लिया। ये तो सब कुछ उनके साथ हुआ। येडियुरप्पा को निकाला, लिया, कल्याण सिंह को निकाला, लिया, बाबूलाल मरांडी को निकाला, लिया, उगला निगला। तो इसलिए आपको बचाना है मुझे इस उगलने और निगलने के खेल से। बात ये है, इस उगलने और निगलने के खेल से मुझे आपको बचाना है। तो मैं इतनी प्रसन्न हूँ अपने आप से, अपने जीवन से। लोग कहते ना, अरे वो राजदीप सरदेसाई का पूरा इंटरव्यू आ नहीं पाया अंग्रेजी वाला, तो बोला यू आर कीपिंग वन आई ऑन द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मैंने कहा अरे भैया, दिस हैपेंड 20 years बैक, और तुम मुझे वन आइट कह रहे हो। आई एम नॉट वन आइट, मेरी एक आंख नहीं है, मेरी दोनों आंखें हैं। मेरी 2 आंखें, एक नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर बनवाऊंगी। मैं क्या वो बनना चाहूंगी जो 20 साल पहले? मैं तो ये चाहूंगी कि राज्य वैसा चले जैसा हमने लोगों को प्रॉमिस किया, ये चाहूंगी। तो इसलिए मैं मीडिया से भी आज अपील करूंगी
आप बाकी मुझे खूब बुरा बोलिए, मैं गुस्सैल हूँ, घमंडी हूँ, बदमिजाज हूँ, लेकिन दो बातें नहीं बोलना। एक, मुझे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मेरी कोई नजर नहीं। तो मैं कोई जमीन नहीं तलाश रही हूँ, मेरी जमीन बहुत व्यापक है। भाजपा ने, सॉरी मुझे यहाँ अपनी बड़ाई करनी पड़ेगी, अटल जी के बाद 2 या 3 नेता ऐसे हैं जो किसी भी राज्य में जाके चुनाव जीत के आ जाते हैं। तो मैं यूपी में चुनाव जीत चुकी हूँ, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी। उत्तराखंड वाले भी कह रहे थे हरिद्वार से लड़ाइए, लेकिन अमित शाह जी ने तय किया कि नहीं, यूपी से लड़ाइए। तो मेरा नजर तो अगले किसी तीसरे राज्य से चुनाव जीतने की है। मुझे तो शिवराज जी ने खुद कहा, आप पूछिए ना शिवराज जी, कहा था कि नहीं आज से 2 साल पहले कि दीदी अब की बार मध्य प्रदेश से लड़ना। मैंने कहा नहीं भैया, मध्य प्रदेश ठीक से चले इस पर नजर रखूंगी, कंट्रोल करूंगी, लेकिन मैं तो अब तीसरे राज्य और चौथा राज्य और लड़ूंगी मिलता 29 में, क्योंकि अभी तो अपन को 75 का होने में ही 2035 आ जाएगी, तो उनका भी बहुत टाइम है, 75 का होने में टाइम बहुत ज्यादा है, तब तक लड़ती रहूंगी। तो ना तो मुझे मध्य प्रदेश में कोई जमीन तलाशनी है, ये जमीन ही अपनी बनाई हुई है, बहुत मेहनत करी थी ये जमीन बनाने में। जमीन पहले थी, लेकिन बहुत दिनों से जमीन पर खेती ना हो तो खराब हो जाती है ना, तो फिर से रखड़नी पड़ती है। तो रखड़ने का काम तो किया था ना मैंने। फिर उसके बाद में चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जमीन कहाँ तलाशेगा? जो आदमी जमीन को रखड़ देता हो वो जमीन नहीं तलाशेगा। 2 बातें छोड़ के बाकी आप जो कहोगे मैं स्वीकार कर लूंगी। ये 2 बातें बोली तो मैं मानूंगी कि ये पिछड़ों के दुश्मन है। जैसे शराबबंदी कभी भी कहती थी कि 2 बातें नहीं बोलना और कुछ भी बोल देना, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए सब कर रही हूँ, ऐसा सोच के भी मुझे घिन आएगी, उल्टी हो जाएगी। और दूसरा, मैं कोई जमीन तलाश रही हूँ, यहाँ तो जमीन भी अपना और आसमान भी अपना है, इसको मैं गाली मानूंगी। इसके अलावा आप जो बोले मैं उसको स्वीकार कर लूंगी। गुस्सा आता है बहुत जल्दी, चिढ़ जाती हूँ बहुत जल्दी, नाराज हो जाती हूँ, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 1-2 दिन तक नहाए धोए नहीं, ऐसे मिलते जा रहे हैं। आपको लगेगा कि बहुत पूजा पाठ करती हूँ, नहीं करती हूँ, आपको सच में नहीं करती, क्योंकि उद्धव ने पूछा गोपियों से वृंदावन की कि तुम कितना भगवान का नाम लेती हो, क्योंकि द्वारिका में कृष्ण तो तुम्हारा ही नाम जपते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें फुर्सत नहीं मिलती नाम जप, पूजा पाठ की भी फुर्सत नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? तो बोली हम हर धड़कन में कृष्ण का ही नाम लेते हैं, तो हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है पूजा पाठ करने की। तो इसलिए मैंने तो जब संन्यास लिया तो भगवान को सौंप दिया अपने आप को कि हम पूरे आपके अच्छे बुरे जैसे हैं, आपकी गोद में बैठ गए। अब आपका काम है हमें साफ सुथरा रखो, हमारा उद्धार करो, कल्याण करो। इसलिए ये बात बड़ी आत्मा से, बड़े मन से उठी है। मुझे बहुत दुख होता है ओबीसी नेताओं की दुर्दशा देख करके, ओबीसी लोगों की भी दुर्दशा देख करके। वो तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो दलित है नहीं, वो आदिवासी है नहीं, अपर कास्ट में उन्हें गिना नहीं जाता। संख्या 60% है, दमदार है, बलवान है, शौर्यवान है, बुद्धिमान है, धनवान है गरीब है, लेकिन फिर को जो गरीब है वो बलवान भी है। और हालत ये है कि उनको आप गिन के देखो, अच्छा मध्य प्रदेश में कितने कलेक्टर हैं जिलों में, आप गिनो जरा, कलेक्टर गिनो, एसपी गिनो, आपको समझ में पूरी बात आ जाएगी कि पूरी पंगत बिछाने का काम आप करते हो और फिर पत्तल पे कोई और आके बैठ जाता है। अब ये सब बातों का, कष्ट का अगर निवारण करना है तो जो बात मुझसे मीडिया में पूछी जा रही थी, तो आप क्या चाहती हैं कि फिर पिछड़े पुरुषों को भी आरक्षण हो जाए? मैंने तो कहा कि जब तक आरक्षण का सिद्धांत रहेगा तब तक कोई भी आरक्षण हो सकता है। आरक्षण क्या है? आरक्षण है कि विषमता युक्त समाज में समान अवसर का सिद्धांत लागू नहीं होता। विषमता युक्त समाज में विशेष अवसर का सिद्धांत लागू होता है। तो ये समाज विषमता युक्त है, तो इसमें विशेष अवसर प्रदान करने पड़ेंगे, उसी का नाम आरक्षण है। ये विशेष अवसर है जो हम उनको दे रहे हैं। आज मैं अभी मोदी जी के बारे में सोच रही थी, जब विदिशा से आ रही थी, तो मोदी जी जैसा कद्दावर नेता ही इस देश को संभाल सकता है। भारी भरकम नेता, बुद्धिमान, सतत जागरूक, क्योंकि ये देश अव्यवस्थाओं से भरपूर है।
और विरोधाभासों से भरपूर है। कितनी आबादी पर पुलिस थाना होना चाहिए? नहीं है। कितनी आबादी पर अस्पताल होना चाहिए? नहीं है। कितनी आबादी पर स्कूल होना चाहिए? नहीं है। फोर्सेस में कितनी भर्ती होनी चाहिए? पुलिस फोर्सेस में नहीं है। कितने डॉक्टर, कितनी नर्सें, कितनी दवाइयां होनी चाहिए? नहीं है। ये स्वतंत्र जो स्वसंचालित समाज है, इसलिए ये चल रहा है। लड़कियां बहनें खुलेआम स्वतंत्रता से इसलिए घूम रही क्योंकि समाज ऐसा है, ये सम्मान करता है सबकी स्वतंत्रता का। अगर ये कट्टरपंथी देश हो जाए तो यहाँ तो खून खराबा गली में, मोहल्लों में, हर घर के सामने हो जाएगा। लेकिन आप देखो मजारों पर अकेले मुसलमान जा रहे हैं क्या? हिंदुओं की लाइन लगी हुई है, दरगाहों पर, मजारों पर हिंदुओं की लाइन लगी हुई है। अगर इस देश में मुस्लिम आक्रांता के रूप में ना आए होते तो कुरान भी 18 कुरान में शामिल हो गया होता, क्योंकि हमने सभी धर्मों को स्वीकार कर लिया। यही सनातन धर्म है। सनातन का मतलब आप जानते हैं क्या है? सनातन का मतलब है जो सदा है, और जो सदा से है वो सदा रहेगा। यह है सनातन का मतलब। तो जो सदा है उसमें तो सब शामिल हो जाएगा ना, और जो सदा रहेगा उसमें नई धाराएं भी शामिल हो जाएंगी। अगर वो नई धाराएं शामिल नहीं हुई तो इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनके नामकरण हो गए। ये फलाना धर्म है, पहले नामकरण नहीं था, धर्म का नाम ही नहीं था। वो सिर्फ अध्यात्म था, वेद थे, ज्ञान था, तरह तरह की सभ्यताएं थी और संस्कृतियां थी। तो इसलिए आज मैं आप सबको ये कहने के लिए आई कि मुझे आपसे जानना है, और मुझे इतना लंबा बोलना बहुत जरूरी था ताकि मैं पृष्ठभूमि तो बता दूं, और मीडिया आ जाएगा इसका अनुमान नहीं था। आ गए तो मैं भगवान का वरदान मानूंगी कि आप आ गए। कम से कम आप इसका ध्यान रखिएगा कि मेरे बारे में दो बातें नहीं कहना। एक मतलब आप कह दो कि मैं आपका अधिकार नहीं छीन सकती, लेकिन आप पिछड़े वर्गों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दोगे, उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दोगे 60% लोगों का। इसलिए एक ये नहीं कहना है कि मैं जमीन तलाश हूँ, इससे मेरे को बहुत बुरा लगता है, मेरा मनोबल गिरने लग जाता है। और दूसरा आप ये नहीं कहोगे कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, नहीं मुझे नहीं बनना। पार्टी जिसको चाहे वो बने, लेकिन गाय गरीब और नारी की रक्षा करवाते रहूंगी। हमारी सरकार हो और इसके द्वारा गाय गरीब और नारी की रक्षा ये करते रहना। अभी मैं राधा रानी के दर्शन करने गई तो पत्रकार लोग बोले कि बहुत गौएं मर रही हैं। तो मैंने कहा जिसने गौ कैबिनेट बनाई थी उससे पूछिए ना, मैं क्यों प्रवक्ता बनती जाऊं? मैं वहीं डिफेंड करूंगी जहां हमारे सेट एजेंडा पर काम चल रहा होगा, मैं तो नहीं करूंगी। तो इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा मीडिया के लिए, बाकी आप मेरी खूब बुराई करिए, मैं तो दुर्गुण का खान हूँ, मेरे अंदर गुण है ही नहीं, अच्छी बता रही हूँ, अकल भी नहीं है। और ये दो बातें मत कहिएगा। ये 60% आबादी है देश की, और ये मजबूरी में उनके साथ थी जो हिंदुत्ववादी नहीं थे। अगर हिंदुत्व को मजबूत रखना है तो राष्ट्र मजबूत होगा, हिंदुत्व से राष्ट्र मजबूत होगा। और अगर इतना बड़ा भारी भरकम समाज हिंदुत्व विरोधी नेताओं के साथ खड़ा हो जाए तो हिंदुत्व कमजोर होगा जैसा कि पहले था, और इससे राष्ट्र कमजोर होगा। इसलिए भारत माता को कमजोर नहीं होने देना है, तो पिछड़े वर्गों को उनका स्थान देना पड़ेगा ताकि वो मजबूत न हो जाए। उनको मजबूत रखकर उनके हालात ऐसे मत बना दीजिए, उनको अपमानित मत करो, उनको नीचा मत दिखाओ। वो बहुत सबक समाज है, वो लठ उठाने वाला समाज है। अंत में मैं एक बात कह के और फिर मैं कुछ नेताओं का आह्वान करूंगी, कुछ महिलाओं का। अभी तो मैं महिला आरक्षण की बात कर रही हूँ। ST SC में OBC था 100 सीट मान लो आप 33 को, तो 100 में से 50 हो जाएंगी बाकी के लिए, और 27% हो जाएंगी OBC की, और 23% हो जाए ST SC। बस कर दो 50-50, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की मर्यादा का पालन भी हो जाएगा। इस पे आ जाओ, महिलाओं का कर दो। और इसके लिए कोई कहे कि रिजर्वेशन हुए नहीं तो क्यों करें? तो बिना रिजर्वेशन के जब पिछड़े और आदिवासी सवर्णों को वोट देते रहे हैं, तो बिना रिजर्वेशन समाज में फूट क्यों डाल रहे हो? आप क्यों फूट डाल रहे हो समाज में? खड़ा कर दो आदिवासी को जो रिजर्व नहीं है उसके लिए, खड़ा कर दो दलित वर्ग के किसी व्यक्ति को जो रिजर्व नहीं है, खड़ा कर दो पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जो उनके लिए रिजर्व नहीं है। यही तो समाज के अंदर एकत्व लाएगा। अगर एकत्व लाना है तो रिजर्वेशन खत्म करके नहीं आएगा, एकत्व आएगा जनरल सीटों पर उनको खड़ा कर देना जो रिजर्व सीटों पर खड़े होते हैं। तो इसलिए जब ऐसा हो जाएगा तो समाज में एकता आएगी, एकात्मता आएगी। ये बात
मैं अंत में कहूँगी कि बस एक लाइन बोलूँगी मैं, और उसको बिल्कुल मैं अपना गुरु मंत्र मानती हूँ, जो मुझे पता नहीं किसने दिया है, बस मेरे दिमाग में बैठा रहता है। 3 चीजें चाहिए। पहली, सत्ता में बराबर की भागीदारी। दूसरी, सामाजिक सम्मान। और तीसरा, आर्थिक उत्थान। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। सत्ता में बराबर की भागीदारी, सामाजिक सम्मान और आर्थिक उत्थान, ये 3 गुरु मंत्र हैं, ये चाहिए सारे पिछड़े वर्गों को, 60% को। अभी तो महिलाओं से शुरुआत हो रही है। अगर आप ऐसे दे दोगे तो अभी परीक्षा हुई जा रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश इज द टेस्ट केस। चलो यही हो जाए। अभी मैं एक मूवी देख रही थी, इसमें मेरे दिमाग में टेस्ट केस घुस गया, उसका नाम ही टेस्ट केस है, और मैं उसको उस पर देख रही थी अपने टैबलेट पे। तो इसमें एक लड़की कमांडोज की स्पेशल ट्रेनिंग में जाती है और वो टेस्ट केस बन जाती है, और वो नंबर 1 अंत में साबित होती है। तो आप नंबर 1 साबित हो जाए ना, मध्य प्रदेश जो है वो टेस्ट केस में नंबर 1 राज्य हो जाए। इस मामले में ये चाहती हूँ सामाजिक एकता की दृष्टिकोण से। इसलिए मैंने आज आप लोगों को बुलाया है। आप लोग मेरे गुरु हो, आपको पता नहीं है, मैं आप लोगों को बहुत मानती हूँ। आप लोग जो बोल देते हो वो भगवान की आवाज है। तो मैं आप में से 5-7 लोगों को कहूंगी कि 2-2 मिनट में 3 भाई लोग बोल लें, 3 बहनें बोलें कि मैं आंदोलन नहीं कर सकती, मैं मोदी जी के खिलाफ आंदोलन कभी नहीं करूँगी, मैं उनको कभी कमजोर नहीं करूँगी, उनकी शक्ति को बढ़ाऊंगी, घटाऊंगी नहीं। मेरे लिए जितना बनेगा उतना बढ़ाऊंगी, लेकिन बढ़ाऊंगी। दूसरा, मेरे को ये संघर्ष करो, पता नहीं संघर्ष ऐसा शब्द लगता है धक्का देने वाला सा, जैसे बत्तियां भिनक रही हैं और पर्रे बैठी हुई हैं लड्डुओं के ऊपर, इस टाइप का। मतलब आप समझ गए ना, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, चली जा रही धीरे धीरे, इस टाइप का नहीं। मुझे संघर्ष, आंदोलन ये तभी होता है जब पूरा समाज उद्वेलित हो जाता है। अभी वो नहीं करना। अभी हमको अपनी बात पहुंचाने का लोकतांत्रिक रास्ता निकालना है। यहाँ सब पार्टियों के लोग बुलाए गए हैं, आज सभी पिछड़े वर्गों के लोग हैं, और यहाँ सभी पार्टियों के लोग हैं, ST SC भी और OBC भी। और मैंने कहा है कि पार्टियों के विधायक और सांसद और पदाधिकारी मंच पे नहीं बैठे। मैं तो पानी में बहता हुआ तिनका हूँ, तो तिनके का कोई जात नहीं होता और ना कोई पद होता है, वो तिनका होता है, बहता जाता है। मैं आपके प्रवाह में बह गई हूँ, आपके साथ बह गई हूँ, आपके साथ जीऊंगी, आपके लिए बनूंगी। इसी में मुझे खुशी होगी, इसी में संतोष होगा। इसको चरण पे पहुंचाऊंगी। भगवान ने एक अवसर दे दिया साहब कि अभी तुरंत लागू नहीं हो रहा है, तो मैं तो इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मान रही आपके लिए। मौका मत छूट जाना, छूट जाओगे तो पछताओगे। 29 में लागू होगा ना, या 27 में लागू होगा, या 25 में लागू होगा। अभी तो मौका आ गया ना आपके हाथ में, तो इस मौके का भरपूर लाभ उठाओ। पूरी ताकत लगा करके इतना जोर से घूसा मारो के गेट खुल जाए, ये जरूर करिए। पूरी फोर्स फुल फोर्स। घूसा किसको मारो? गेट को, व्यक्ति को नहीं, व्यवस्था को, इस सोच को कि आपको इग्नोर कैसे कर दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत अपमान लग रहा है अपना। इग्नोर कैसे कर दिया? हाउ कैन यू इग्नोर मी? आपको मैं मी समझ रही, आपको मैं अपना आत्मा समझ रही। अब इतनी मत दिखा देना था हाउ कैन यू इग्नोर मी। मी की डेफिनेशन जो दी है वो भी दिखाना चाहते। आप कोई संचालन कर लो। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ कोई जुगलबंदी नहीं करना, ना मैं अपनी पार्टी को कमजोर करना चाहती हूँ, ना अपनी सरकार को, ना मैं मोदी जी को शर्मिंदगी का सामना करने देना चाहती हूँ। लेकिन मैं 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूँ, और वो 60% आबादी को उनका स्थान दिलवा के रहूँ। और शुरुआत यहीं से हो रही है कि जो 33% आरक्षण पारित हुआ है हमें स्वीकार है, लेकिन ये लागू हम तभी होने देंगे जब इसमें OBC का आरक्षण संशोधन लागू हो जाएगा। इसलिए संशोधन के साथ इसको हम लागू होने देंगे। और संशोधन में संशोधन हो सकता है क्योंकि ये स्पेशल प्रोविज़न है। तो जैसे स्थानीय निकायों में और पंचायती राज व्यवस्था में OBC का आरक्षण है, इसी प्रकार से इसमें भी 33% को 100 मान लिया जाए, 50 जनरल को छोड़ करके 27 OBC को और 23 ST SC को दिया जा सकता है। और इस पर भी बहस भी हो सकती है कि कितना हो, लेकिन इस पर करना पड़ेगा, वो स्थिति लानी पड़ेगी, क्योंकि देश की पिछड़ी जातियों की ताकत बहुत बड़ी है, वो 60% है, और उनमें इस विषय पर एकजुटता है। दूसरी बात, मैं ये चाहूँगी कि मध्य प्रदेश की जो हमारी सरकार है
वो अभी टिकट में ही बिना इसके लिए आरक्षण की कहाँ जरूरत है? अगर आपने ज़्यादा ओबीसी को टिकट दे दिया, ज़्यादा एसटी को टिकट दे दिया, ज़्यादा एससी को टिकट दे दिया और उन सीटों पे दे दिया जो रिजर्व नहीं है, तो क्या दिक्कत है उसमें? अभी तक अगर एसटी, एससी और ओबीसी सवर्णों को वोट देते रहे तो सवर्ण भी उनको वोट दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक मानपुर का उदाहरण भी दिया कि जब मैंने ज्ञान सिंह को खड़ा कर दिया था जनरल सीट से और प्रचंड वोटों से जीते तो एक सामंत को हराया था उन्होंने, और ज्ञान सिंह आदिवासी थे। अब मैंने कहा कि अगर आपको उनका विश्वास जीतना है कि आप उनको वोट देंगे तो जनरल सीट से उनको वोट दे दीजिए। तो मैं चाहूँगी कि शिवराज जी एक अदम्य साहस रखने वाले चीफ मिनिस्टर हैं और जनरल सीटों पर भी वो उनको खड़ा कर दें जो रिजर्व नहीं है, उसमें आदिवासी और अनुसूचित वर्ग के लोगों को भी खड़ा कर दें। ओबीसी का रिजर्वेशन तो अभी सिर्फ कार्यपालिका में है, लेकिन विधायिका में वो बिना घोषित किए, बिना आरक्षण का प्रस्ताव लाए बगैर कर सकते हैं कि एक तो 50% महिलाएं हो जाएं मध्य प्रदेश में और 50% में से मैंने जैसा कहा है उसके भी 2 हिस्से करके और 50% सबके लिए छोड़ के और 50 को इस प्रकार से बांट दिया जाए। अब आप बताइए दीदी, आज जो बैठक लेगी वो लड़ाई कैसे जारी रहेगी आपकी? जो आप कह रहे हैं अगर बातें नहीं मानी गई, आप कह रही लागू नहीं होने देंगे। और 25 तारीख को प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। नहीं, मैं 25 तारीख को यहाँ हूँ नहीं और ना मुझे 25 तारीख को कोई मसला उठाना है। पूरे देश की पिछड़ी जातियाँ प्रधानमंत्री जी का साथ देने के लिए तैयार खड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी एक परीक्षा की घड़ी अब हमारी आ गई है कि हम उनको क्या स्थान दे पाते हैं। अब हमें उनकी परीक्षा में पास होना है, वो हमारी तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस ने 96 में बिल्कुल ओबीसी का साथ नहीं दिया था, बल्कि कांग्रेस और भाजपा एक मत हो गए थे कि बिना ओबीसी के इसको पास करो। एक मैं थी जो इस बात को लेकर अड़ गई थी कि बिना ओबीसी के पास नहीं हो पाएगा, और उसमें देवगौड़ा जी, उसमें शरद जी, नीतीश जी, जॉर्ज, ममता, इन सब ने उस समय पे इस बात में अंत में खुद ही इस बात को ले लिया था कि बिना ओबीसी के हम इसको नहीं पारित होने देंगे। लेकिन कांग्रेस और भाजपा उस समय एक हो गए थे कि बिना ओबीसी के इसको पास करो। आज की स्थिति में मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ही अपनी तरफ से एक बार फिर से इस पर विचार कर ले। आपका पत्र पीएम के पास पहुंचा? सम्मेलन होगा तो ना उसकी जो सम्मेलन तब करना पड़ता था जब मीडिया नहीं था। अब जब आप हमारे साथी हो, हमारी बात को उठा रहे हो, तो प्रधानमंत्री जी तक ये बात, अब मैं क्या करूँ, सवाल पूछने वाले की तरफ देखने की आदत है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी तक आपकी बात पहुँची। दूसरी आपका पत्र पीएम के पास पहुंच चुका है, तो जवाब आया क्या? मोबाइल पीछे कर लो। पिछड़े वर्गों के लोग इस देश के 60% बहुत ताकतवर समाज है, वो कोई भिखारी नहीं है जो उम्मीद रखते हो। उनकी आज्ञा है, उनकी इच्छा है और उस इच्छा का पालन करना पड़ेगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने वाली, क्या लगता है 33% आरक्षण के साथ? ये सारी बातें आप बीडी शर्मा से पूछो, शिवराज से। मैं तो इतनी चाहूँगी कि 50% सीटें महिलाओं को दे दो और उसका 50 को स्व मान के उसका 50% हिस्सा एसटी, एससी, ओबीसी को दे दो। ठीक। आपका पत्र पीएम के पास पहुंचा, आपने पत्र लिखा था, क्या कोई जवाब आया? नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं उनको जो पत्र लिख रही थी वो रिमाइंडर था। अच्छा। हाँ, और उनको ज़रूरत नहीं होती है पत्र लिखने की। आज आप लोग हो, आप हमारे सबसे बड़े संदेश वाहक हो, तो इसीलिए आपके द्वारा हमारी बात पहुंच जाती है उन तक। दीदी, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई, बातें नहीं मानी गई, तो फिर अगला कदम क्या होगा? ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं माना जाएगा, आप देखते जाइए।